नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित के बारे में बात करेंगे। इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इस वर्ष की वार्षिक परीक्षा के लिए जो चैप्टर्स निर्धारित किए गए हैं उन सारे चैप्टर्स पर आधारित प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये सारे प्रश्न लर्निंग आउटकम्स आधारित होंगे और स्किल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 1 पूर्णांक से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पूर्णांक यानी इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याओं से संबंधित गुण क्या होते हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाता है, यह सब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिया है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो आपको दिया गया है पूर्णांक से संबंधित, उसे आप पहले देख लें, समझ लें, ताकि ये प्रश्न हल करने में आपको बिल्कुल दिक्कत ना आए। और अब जो प्रश्न आते हैं वे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको कंसेप्ट याद होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग 3 है। युग्म यानी होता है जोड़ा, पेयर, ठीक है ना। पूर्णांक हम सीख चुके हैं कि पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक और 0 ये शामिल होते हैं। इन सभी का जो संग्रह होता है उसे हम बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है ना। योग का मतलब होता है जोड़, है ना, यानी एडिशन। तो आपको क्या करना है कि ऐसे युग्म ढूंढना है ना। एक ही पूछा गया है, ऐसा युग्म आपको ढूंढना है जिनका योग कितना हो, -3 हो, है ना, यानी ऋण 3 हो। तो देखिए कई युग्म ऐसे हो सकते हैं जिनका योग करने पर -3 आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ एक युग्म लिखना है। तो क्या हो जाएगा, -2, है ना, इसको मैंने लिखा ब्रैकेट में, प्लस ब्रैकेट में -1, ठीक है ना। ये आपका युग्म हो गया है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर इनका जो योगफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका पूर्णांक युग्म। अब इसके अलावा ये बहुत सारे मतलब जो है हो सकते हैं युग्म, जैसे उदाहरण के लिए -5 + 2, है ना। इन दोनों का हम योग करते हैं तो इनका योगफल भी -3 आता है, ठीक है ना। इसके अलावा 5 + -8, इनका भी योग करते हैं तो योगफल -3 आता है। ऐसे बहुत सारे युग्म हो सकते हैं, है ना। तो आप कोई सभी युग्म यहाँ पर लिखें। तो इसको समझने के लिए कंसेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -8 है ना। जिनका अंतर क्या होगा, -8 है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, एक लिखना है ऋणात्मक पूर्णांक जिसे हमने लिखा ऋण 5, ये हो गया आपका ऋणात्मक पूर्णांक, और एक आपको लेना है धनात्मक पूर्णांक, हमने ले लिया एक पूर्णांक 3, है ना। इसका ये कुछ नहीं है, मतलब ये धनात्मक पूर्णांक हो गया है। अब क्या करना है, उनका अंतर, अंतर का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो हमने ये घटाव का चिन्ह लगा दिया है, ये, ठीक है ना। तो क्या हो गया, -5 और -3। तो इनका हम जो अंतर ज्ञात करते हैं, हम देखते हैं कि समान चिन्ह जोड़ते हैं और चिन्ह वही आता है, वही मतलब माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 5 और 3 ये हो जाएगा 8। तो यहाँ -5 और 3 दोनों का अंतर कितना आया है, -8 आया है। अब इसके अलावा भी और बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, कई पूर्णांक आप ले सकते हैं। जैसे हमने लिया ऋण 2, है ना, और 6 लिया। अब इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो इसका जो अंतर आ जाएगा -8, ठीक है ना। इसके अलावा भी हम और ले सकते हैं, जिसे हमने लिया -1 लिया है, ठीक है, और हमने धनात्मक पूर्णांक लिया है 7। अब इनका अंतर ज्ञात करेंगे तो ये भी आ जाएगा -8। तो ऐसे और भी युग्म हो सकते हैं, है ना, कई संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं ये हो।
तो लेकिन ये इस प्रकार से आप करेंगे, अभ्यास करेंगे तो क्या होगा कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, यदि किसी भी पूर्णांक को ऋण 1 से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होता है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि यदि किसी भी पूर्णांक को ऋण 1 से गुणा किया जाए तो उस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स प्राप्त होता है ना। क्या प्राप्त होता है? एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम। यह सब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको डिटेल में समझाया है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसको आप पहले देख लें, और देखने के बाद आप यदि इसको हल करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यह इंट्रोडक्शन वीडियो देखना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, चलिए अब इसको समझ लेते हैं। किसी भी पूर्णांक को, अब पूर्णांक हमने लिया, कोई सा पूर्णांक ले लीजिए आप, जैसे हमने लिया, मान लिया 3 लिया, तो 3 पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। इसको हमने क्या किया कि -1 से गुणा किया। ठीक है, इसका गुणनफल कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। क्लियर? तो हम देख रहे हैं कि 3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो रहा है? ऋण 3 हो रहा है ना। योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? ऋण 3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से मान लिया है कि आपने ऋण 4 लिया और इसे ऋण 1 से हमने गुणा किया, तो इसका गुणनफल कितना आ गया भैया? इसका गुणनफल आ गया 4। तो हम देख रहे हैं कि -4 का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है ना, और 4 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। जब 4 में हम ऋण 1 का गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आ जाएगा? ऋण 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको समझें कि कोई भी पूर्णांक हो और उस पूर्णांक को हम ऋण 1 से गुणा यदि करते हैं तो उस पूर्णांक का हमेशा, है ना, योज्य प्रतिलोम हमें प्राप्त होता है। योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर ऋण 42 गुणित 12। ठीक है, तो देखिए ये है ऋणात्मक पूर्णांक है और 12 क्या है? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो हम साधारणतः जैसा गुणा करते हैं, पहले हम क्या करेंगे? वैसे ही गुणा करेंगे और उसके बाद में गुणनफल में हम चिन्ह लगाते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इन दोनों का जो गुणा करते हैं, तो 12 का गुणा करते हैं हम 42 में, तो हो जाएगा 12 दूनी 24 के 4 हासिल के 2, 12 चौक 48 और 2 हो जाता है 50। ये इस प्रकार हमने क्या किया? गुणा कर लिया। और अब देखते हैं कि ये हो गया गुण्य और ये क्या हो गया? गुणक। दोनों में से यदि ऋण का चिन्ह यानी माइनस है तो आंसर भी माइनस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एक ऋण है और एक धन है। चिन्ह कैसे हो गए? असमान, है ना। तो असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बस ऐसे गुणा करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे। अगला है, ज्ञात कीजिए 125 भागित ऋण 25, है ना। तो हम क्या करेंगे? 125 में जब 25 का भाग लगाते हैं, है ना, देखिए इस प्रकार से 125 में हम क्या करते हैं कि 25 का भाग लगाते हैं तो 5 बार आता है, तो ये 25 पंजे होता है 125 माइनस क्या? 0 आ गया। तो भागफल कितना आया? भागफल आया है 5, ये हमने लगा दिया। ठीक है, अब देख रहे हैं कि या तो भाजक ऋणात्मक हो चाहे वो भाज्य ऋणात्मक हो, दोनों में से यदि एक ऋणात्मक होता है तो उसका जो भागफल है वह भी ऋणात्मक होगा। क्लियर? तो यहां देख रहे हैं ऋण का चिन्ह है, तो हमने भागफल में ऋण का चिन्ह लगा दिया है, अर्थात 125 में ऋण 25 का हम भाग लगाते हैं तो भागफल कितना आ जाएगा? ऋण 5 आ जाएगा। क्लियर है ना। ध्यान रखना है कि जब हम धनात्मक पूर्णांक को, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो पूर्णांक संख्या में भाग देकर जो भागफल आता है उसके पहले हम क्या करते हैं? ऋण का चिन्ह लगा देते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, है ना। देखिए इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यदि वह
आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा और आधी रात को तापमान क्या होगा। ठीक है, देखिए दोपहर 12 बजे तापमान कितना था, 0 से 10 डिग्री ऊपर था, है ना। तो यह क्या हो जाएगा, तापमान बराबर क्या हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, है ना। ऊपर था मतलब धनात्मक था। ठीक है, तो धन का चिन्ह लगाएं या न लगाएं, ठीक है चलेगा, है ना। नहीं लगाएं तब भी चलेगा, क्योंकि किसी भी पूर्णांक के बाईं ओर कोई चिन्ह नहीं होता है, मतलब धन वाला माना जाता है। ये हो गया कि दोपहर 12 बजे जो तापमान कितना था भैया 10 डिग्री सेल्सियस। 0 से ऊपर था मतलब वो धनात्मक था, 0 से नीचे होता है वह कहलाता है ऋणात्मक। ठीक है, चलिए तापमान कम होने की दर कितनी है। तापमान कम होने की दर है 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे दर से कम हो रहा है। अब कम हो रहा है मतलब क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, तो 2 डिग्री सेल्सियस इसकी होगी दर। ठीक है ना, इस दर से क्या हो कम हो रहा है। तब देखते हैं कि दोपहर 12 बजे से आधी रात तक, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, आधी रात में पूछा गया है कि आधी रात को तापमान कितना होगा, ये पूछा गया है। ठीक है ना, तो दोपहर 12 बजे से आधी रात तक का समय कितना होता है भैया, है ना। हम 12 बजे से गिनती लगाते हैं कब तक, आधी रात तक। आधी रात मतलब रात के 12 बजे तक। तो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक हम जब समय गिनती करते हैं तो होते हैं 12 घंटे। कितने जाते हैं, 12 घंटे हो जाते हैं। ठीक है ना, होते हैं 12 घंटे। चलिए अब इन 12 घंटे में तापमान में परिवर्तन कितना होता है ना। हम देख रहे हैं कि 1 घंटे में जो होता है परिवर्तन, लिखा ना 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे, प्रति मतलब होता है 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, इतना परिवर्तन हो रहा है। तो 12 घंटे में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 12 में, है ना, -2 का हम गुणा कर देते हैं, -2 डिग्री सेल्सियस का। तो 12 दूनी 24 और माइनस है यहाँ जाएगा माइनस, यानी -24 डिग्री सेल्सियस। इतना क्या हो गया, 12 घंटे में तापमान में हो गया परिवर्तन। क्लियर हो गया ना। तो अब क्या होगा कि आधी रात को तापमान कितना हो जाएगा, आधी रात को तापमान कितना होगा। देखिए दोपहर 12 बजे तापमान कितना था भैया 10 डिग्री सेल्सियस था, ये 10 डिग्री सेल्सियस था। और इसके बाद में परिवर्तन कितना हुआ, -24 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे, है ना, -24 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ना। तो यह क्या हो जाएगा, अब देखिए एक प्लस है एक माइनस है, असमान चिन्ह है, घटते हैं, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, तो क्या हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। इतना आधी रात को तापमान हो जाएगा। एक प्रश्न का उत्तर हमको निकल के आ गया है कि आधी रात को तापमान क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से नीचे होगा, कितना होगा 14 डिग्री होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, क्योंकि पूछा गया है किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। इसका उत्तर ज्ञात करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, है ना। एक उत्तर हमें यहाँ प्राप्त हो चुका है। तो देखिए अब 10 डिग्री सेल्सियस, है ना, और 8 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान का अंतर कितना होता है वो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए 0 से 8 डिग्री नीचे, है ना। तो यहाँ पर आएगा माइनस, है ना, यानी 10 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान का अंतर कितना होगा। तो देखिए 10 डिग्री सेल्सियस, अंतर नहीं घटाओ, अब चूंकि माइनस है तो लिखा हमने -8 डिग्री सेल्सियस। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो 10 और 8 हो जाते हैं 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे तक जाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए अब कितना समय लगेगा, इसके लिए हम देखते हैं कुल कमी कितनी हो रही है, उसको लिखेंगे ऊपर। क्या लिखेंगे, कुल कमी, वही तापमान में कुल कितनी कमी हो रही है वो लिखेंगे, बटे 1 घंटे में तापमान में कितना अंतर आ रहा है
वो लिखेंगे, यानी प्रति घंटे अंतर, है ना। तापमान में प्रति घंटे अंतर कितना हो रहा है वो लिखेंगे। तो लिख सकते हैं कि 1 घंटे में, है ना, तापमान में अंतर कितना हो रहा है वो लिखेंगे, तापमान में अंतर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखिए कुल कितनी कमी हो रही है, कुल कमी हो रही है 18 डिग्री सेल्सियस, ये लिखा हमने 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और 1 घंटे में तापमान में कितना अंतर आ रहा है, हम देख रहे हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस अंतर आ रहा है। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 18 को तो 9 बार होता है, यानी 9 घंटे समय लगेगा। कितना लगेगा, 9 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा है, तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगेंगे 9 घंटे। क्लियर हो गया ना। चलिए, तो अतः 18 डिग्री तापमान में अंतर दोपहर 12 बजे से 9 घंटे में होगा। भाई 12 बजे है, यहाँ स्टार्ट हम कर रहे हैं दोपहर 12 बजे से, तो 9 घंटे यानी क्या होगा, रात के बाद 9 घंटे, मतलब क्या होगा, रात्रि के 9 बज जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से 9 बजे रात्रि को तापमान जो है 0 से 8 डिग्री नीचे हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। 13 भागित कोष्टक, बड़ा कोष्टक है ये, फिर छोटा कोष्टक -2 + 11, है ना। बहुत सिंपल सवाल है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्टक को हल करते हैं, तो बाकी संख्याएं जो ऐसी समझ लिख देते हैं। तो 13 भागित, ये लिखा हमने बड़ा कोष्टक, -2 धन 11 और बड़ा कोष्टक हो गया बंद, ठीक है ना। अब 13 भागित, ठीक है। अब देख रहे हैं कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है। चिन्ह कैसे हैं, असमान है। जब असमान चिन्ह होते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। तो 11 में से 2 घटाते हैं तो आता है 9, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। बड़ी संख्या धन वाली है, यानी इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन का है, ठीक है। अब 13 भागित 9 का मतलब होता है 13/9, बस, ठीक है ना। ये आपका आ गया आंसर। वो सिंपल सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वितरण गुण का उपयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए। 70 गुणित कोष्टक में -19 धन कोष्टक में -1 गुणित 70, ये गुणा का चिन्ह है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि जो पद होता है ना, वो पद होता है या तो धन से या ऋण से, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक एक पद और यहां से यहां तक दूसरा पद, दोनों में हम कॉमन क्या देख रहे हैं, 70 दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या किया, 70 को कॉमन निकाल लिया। अब इसको कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या, इसको लिखा बड़े कोष्टक में, बचेगा -19 धन कोष्टक में -1, ये कोष्टक में। क्लियर। देखिए 70 यहाँ था, 70 यहाँ भी था, इसको हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब ये जो बचा था हमने लिख दिया। क्लियर हो गया ना। अब ये क्या हो गया, ये कहलाता है वितरण गुण कहलाता है। तो वितरण गुण में क्या होता है, वितरण गुण के अंतर्गत क्या करते हैं कि हम एक गुणनफल को, ये देखा ना, ये पूरा एक गुणनफल है, तो एक गुणनफल को 2 गुणनफलों के योग, योग यानी जोड़, यह जोड़ का चिन्ह है, अथवा अंतर के रूप में विभक्त करते हैं। तो यहाँ योग है, धन का चिन्ह आ गया है, या ऋण का चिन्ह आता है, ऋण का चिन्ह आएगा तो अंतर हो जाता है, ठीक है ना। अब इसे आगे करते हैं 70। अब देख रहे हैं -19 और -1 दोनों ऋणात्मक है, तो समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है, दिया जाएगा वही, मतलब ऋण है तो ऋण आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। अब 70 गुणा, है ना, ऋण है इसलिए हमने लिखा कोष्टक 20। अब चिन्ह कैसे हैं, असमान है, असमान चिन्ह गुणा होता है ऋण, लिख दिया हमने। अब हम गुणा करेंगे ना, 7 दूनी 14 और 1 शून्य ये और 1 शून्य लिख दिए, क्योंकि शून्य वाली संख्या गुणा करना आसान हो जाता है ये। तो यहाँ का इसका जो आंसर है क्या जाएगा, -1400, ये आपका आंसर आ गया, है ना। ये हो गया वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 9 है, ऋण 5 गुणा 4 से शुरू करते हुए
-5 गुणा -6 ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत सिंपल है, इसका जो हल करते हैं, है ना। क्या करेंगे, इसका हल करेंगे तो ये लिखेंगे -5 गुणा 4, यहाँ से हमें शुरू करना है, ठीक है। तो पहले हम संख्या लिख लें और फिर इनका करेंगे गुणनफल, तो मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा, है ना, कि अब वो करना क्या है समझ में आ जाएगा। अब यहाँ शुरू करना है तो हम देख रहे हैं कि पहला जो पूर्णांक है वो तो सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन बाद वाला पूर्णांक कम होगा, है ना। तो लिखेंगे -5 गुणा 3, है ना, इस प्रकार से। फिर -5 गुणा 2, एक एक हम यहाँ कम करते हुए चल रहे हैं, -5 गुणा 1, फिर -5 गुणा 0, क्योंकि 1 से हम 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। फिर -5 गुणा हो जाएगा -1, ठीक है ना। फिर -5 गुणा क्या हो जाएगा, -2, फिर -5 गुणा तो हो जाएगा -3, -5 गुणा क्या हो जाएगा -4, और -5 गुणा क्या हो जाएगा -5, है ना, और -5 गुणा हो जाएगा -6। ये यहाँ तक मुझे पूछा गया ना, ये -5 गुणा -6 आ गया इस प्रकार से। तो इसे हम घटते क्रम लिखेंगे। अब इनका गुणा कर देंगे, है ना। देखिए दोनों में से एक ऋण का चिन्ह आता है, ऋण का चिन्ह विषम संख्या में आता है, मैंने आपको सिखाया है पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो यहाँ गुणनफल में भी क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, 5 चौके 20, ठीक हो गया -20। अब -5 और 3 का गुणा करते हैं तो आता है -15, -5 और 2 गुणा करेंगे तो आ जाएगा -10, ठीक है ना। -5 में 1 का गुणा करेंगे तो गुणनफल आता है -5। अब शून्य का गुणा हम किसी भी संख्या में करते हैं तो उनका गुणनफल शून्य ही आता है, ठीक है। -5 का गुणा करते हैं -1 में तो आ जाएगा 5, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा करते हैं तो प्लस होता है ना। समान चिन्हों गुणा क्या होगा, प्लस होगा। समान चिन्ह है यहाँ पर, दोनों माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाता है। इसी प्रकार से -5 का गुणा करते हैं -2 में तो आएगा यह 10। आगे चलते हैं तो -5 से गुणा करेंगे -3 में तो आ जाएगा 15, और -5 से गुणा करेंगे -4 में तो माइनस माइनस प्लस, यानी 5 चौके 20। इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो -5 का गुणा -5 में कितना हो जाएगा 25, और -5 का गुणा करेंगे -6 में तो हो जाता है 30, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, इस प्रकार से। तो यहाँ से शुरू करें, संख्याओं को घटते क्रम में लेंगे, क्योंकि ऋणात्मक जो संख्या होती है वे हमेशा धनात्मक से छोटी होती है। आप समझ लीजिए कि नंबर लाइन पे ध्यान रखना है कि जो संख्या दाईं ओर होती है, नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा पर जो संख्या दाईं ओर होगी वह हमेशा बाईं ओर वाली संख्या से छोटी होगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। बहुत सरल प्रश्न है। 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, है ना, सही उत्तर के लिए, ठीक है। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको -2 अंक दिए जाते हैं। अब इस प्रश्न को 2 भागों में बांटा गया है, अ वाला भाग है और अगली इसमें बताऊंगा आपको ब वाला भाग। पहले हम एक भाग हल करेंगे। अ में क्या है, गुरुप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है, ठीक है। सभी प्रश्न हल करती है मतलब कितने प्रश्न, कुल 15 प्रश्न, यानी सारे 15 प्रश्न हल करती हैं, परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही हैं। कितने सही है, 9, तो गलत कितने हो जाएंगे, 15 में से 9 अब माइनस कर दो, कितने बचे 6, बिल्कुल सही है। तो 6 क्या होगा आपके
गलत प्रश्न हो गए, ठीक है ना। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, बस ये समझना जरूरी है। तो क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न को पढ़ें, पढ़कर समझें कि प्रश्न के अंदर हमें क्या दिया है और फिर क्या करना है, ये हमें आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, एक सही उत्तर के लिए दिए जाने वाले अंक कितने हैं, अभी मैंने पढ़ा कि सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पर 4 अंक, क्लियर। यानी सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। अगला, इसलिए 9 सही उत्तर के लिए कितने अंक मिलेंगे, है ना। 9 सही के लिए 4 गुणा 9, यानी 9 चौके 36 अंक, ठीक है ना। ये सही प्रश्न के लिए कितने अंक आ गए आपके, 36 अंक आ गए हैं। अब आगे चलते हैं, एक गलत उत्तर के लिए दिए जाने वाले अंक, है ना। यदि देखा ना, ये गलत उत्तर के लिए कितने अंक दिए जा रहे हैं, -2 दिए जा रहे हैं, तो यहां लिखेंगे हम -2, है ना। यदि उत्तर गलत है तो आपको -2 अंक दिए जाएंगे, यानी सही में से 2 अंक कट जाएंगे, ये इसको कहते हैं माइनस मार्किंग, है ना, ठीक है। अब इसलिए गलत उत्तर कितने हैं, 6, है ना। क्यों कि कुल प्रश्न कितने थे, 15। अब 15 में से 9 प्रश्न सही कर लिए ना, बचे कितने, 6, तो 6 हो गए गलत। तो गलत उत्तर के लिए कितने अंक, 6 गुणा, एक गलत उत्तर के लिए -2, तो 6 के लिए -12 अंक, ठीक है। अब ये हो गए गलत उत्तर के लिए दिए जाने वाले अंक। इसलिए गुरुप्रीत द्वारा अंक कितने प्राप्त किए गए हैं वो हम यहाँ पर निकालेंगे। अब तो देखिए, सही उत्तर के लिए उसे अंक कितने मिले हैं, 36, गिरी का 36, और गलत उत्तर के लिए -12, जिसको हम जोड़ देंगे इस प्रकार से, ये -12, ठीक है ना। तो इसको आगे हम हल करते हैं, तो 36 में से 12 माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 24 अंक। यानी गुरप्रीत को जो है 24 अंक मिले हैं, है ना। तो ये जो मेथड होती है इसे हम कहते हैं माइनस मार्किंग, है ना, कि गलत करने पर सही में से अंक कट जाते हैं। यदि माइनस मार्किंग ना होती तो उसे 36 अंक मिलते। लेकिन चलिए, अब इसी प्रश्न का ब वाला भाग हम कर लेते हैं। प्रश्न वही है कि सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाते हैं, 4 अंक, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, है ना, कि एक सही उत्तर के लिए दिए जाने वाले अंक कितने हैं, 4 अंक हैं, ये हम लिख लिए, ठीक है। अब 5 जो उत्तर सही हैं कितने हैं, 5 है, तो एक सही उत्तर के लिए 4 अंक, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा, 4 में 5 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 4 पंजे 20 अंक, यानी 5 जो सही उत्तर हैं उनके मिल गए आपको 20 अंक मिल गए, ठीक है। अब गलत उत्तर के लिए यदि एक उत्तर गलत होता है तो उसके लिए -2 अंक दिए जाते हैं, है ना, तो हमने लिखा -2 अंक, ठीक है ना। एक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। इसलिए अब देखिए, 5 सही किए हैं तो गलत कितने हो गए, 10, क्योंकि कुल कितने प्रश्न हैं, 15 में से 5 सही किए, तो 15 में से हम क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे, तो बचे कितना, 10 प्रश्न। ये 10 प्रश्न क्या हो गए, गलत उत्तर के लिए हो गए हैं, तो उसके लिए कितना अंक देंगे, तो 10 गुणित -2, यानी 10 में हम -2 गुणा करते हैं तो आता है -20 अंक, ठीक है। ये इसके अंक जो है माइनस हो गए हैं क्योंकि 10 प्रश्न गलत थे। तो अब गुरमीत के जो मित्र द्वारा प्राप्त किए अंक कितने हैं, इनको जोड़ देंगे। सही के लिए कितना हो गया, 20 अंक मिले, और गलत के लिए कितने मिले हैं, -20 मिले हैं। तो भैया 20 में से हम 20 घटा देते हैं, कितना बचता है, 0, है ना, यानी गुरमीत के मित्र को 0 अंक मिले हैं, ठीक है ना। तो ऐसी जो मेथड होती है मार्किंग करने की उसे हम कहते हैं माइनस मार्किंग। तो कुछ कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार की मेथड का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में हमने आपको जो प्रश्न बताए हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि प्रश्न अच्छे समझ में आ गए हैं तो भैया वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं
तो नीचे लिखा होगा लाल रंग में सब्सक्राइब, उसको आप टच कर दें, कलर चेंज हो जाएगा। पास में बेल आइकन है, उसे दबा दें और ऑल पर शेयर कर दें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा और आप गणित अच्छे से करना सीख जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।